नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू M2 एग्रो एकेडमी। मैं हूं मनमीत और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बेसिक हिस्ट्री फाउंडेशन बैच में हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने आर्कोलॉजी को मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ रहे हैं एशियन हिस्ट्री के अंदर। पिछले क्लासेस में हमने देखा है कि आर्कोलॉजिकल सोर्स कैसे होता है, क्या होता है, उसकी स्टार्टिंग इंडिया में कैसे करके हुआ, किन्होंने किया, है ना। और उसी के अंदर अब हम लोग पढ़ रहे हैं मोनूमेंट्स को। देखिए मोनूमेंट्स क्या होता है। मॉन्यूमेंट्स होता है कि जो भी आर्किटेक्चरल मतलब है ना, जो आर्किटेक्चर, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये एक आर्किटेक्चर है ना, एक बिल्डिंग की फोटो है और इसमें एक निकासी करी गई है, भगवान बने हुए हैं बीच में और साथ में कुछ इंफॉर्मेशंस भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो पुराने जो आर्किटेक्चरल जो भी साक्ष्य कोई हमें मिलता है, कोई एविडेंस हमें मिलता है, चाहे वो बिल्डिंग के फॉर्म में या मंदिर के फॉर्म में या किसी भी और भी तरीके से, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, मतलब उसके अंदर जो उस टाइम के राजाओं के बारे में जानकारी होती है या उस टाइम के समाज के बारे में जानकारी होती है, तो वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें थी और समाज उस टाइम के कैसे चल रही थी, सिविलाइजेशन उस टाइम का कैसा था, इसकी जानकारी हमें मिलती है। देखिए मोनूमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, आर्टिस्टिक वर्क है ना, जिसमें आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, है ना। तो जैसे पेंटिंग भी है, उस टाइम के आपको पेंटिंग्स भी मिल जाते हैं, तो उसके अंदर भी आपको हिस्टोरिकल सोर्स बहुत सारा मिल जाता है, मतलब आपको हिस्टोरिकल साक्ष्य मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब मोनूमेंट को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है ना। मोनूमेंट को हमने क्या करा है, दो पार्ट में बांट दिया है, एक तो इंडिजीनियस और दूसरा फॉरेन, है ना। कि फॉरेन में भी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं जो इंडियन मतलब इंडियन उसमें है, मतलब इंडियन इन्फॉर्मेशन को, मतलब इंडियन सभ्यता को, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से भी मिल जाती है ना। तो सबसे पहले तो हम इंडिजीनियस को देखेंगे कि इंडिजीनियस क्या है। आप इस मंदिर को देख रहे हैं, ये मंदिर है 10 अवतार टेम्पल। इस मंदिर का नाम है 10 अवतार टेम्पल और ये ललितपुर में है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। और गुप्ता पीरियड में ये बना था। देखिए गुप्ता पीरियड मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको बताया, जो गुप्ता पीरियड है उसको स्वर्ण युग बोला जाता है। स्वर्ण युग किसकी, हिंदू मतलब जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके स्वर्ण युग के तौर पे इसको देखा जाता है ना। हालांकि आर्थिक तौर पे भी भारत उस टाइम काफी संपन्न हुआ करता था। तो जो गुप्ता पीरियड है उस टाइम में बहुत सारे मंदिर बने और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने जिसको हम आज भी, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आज भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड तौर पे हैं और आप उसको जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम कितने अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ। तो ये टेम्पल आप देख रहे हैं वो क्या था, 10 अवतार टेम्पल। कहाँ पे है, ललितपुर में और उत्तर प्रदेश में, है ना। और गुप्ता के टाइम में ये बना हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए। देखिए ये आपने देख लिया इसको। मोनूमेंट्स क्या होता है, होपफुली आप समझ गए होंगे। फॉरेन मोनूमेंट्स में जो फॉरेन हमें कुछ एविडेंस मिलता है वो क्या क्या है। तो देखिए एक मलाया मंदिर है, मलाया मंदिर ये मलेशिया में, जो फेमस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कंबोज कंबोडिया में, चंपा वियतनाम में और स्वर्ण भूमि बर्मा में। ये सब मंदिर या फिर फेमस मोनूमेंट्स हैं जो कि आउटसाइड इंडिया हैं बट इंडियन कंटेक्स्ट में है, मतलब इंडियन जो उस टाइम के समाज व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी बहुत अच्छे से हमें इससे मिलता है, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। इसके बाद मोनूमेंट्स के बाद जाते हैं इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन हमने आपको बताया था कि आर्कोलॉजिकल सोर्स के तीन चीजें थी, इंस्क्रिप्शन था, मोनूमेंट्स था और कॉइन था, है ना। तीन पार्ट में हम आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ते हैं। तो जो हमने मोनूमेंट्स को पढ़ लिया, अभी इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक को हम इंडिजीनियस और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्स। एक को इंडिजीनियस और दूसरे को क्या बोलते हैं, फॉरेन सोर्स। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, अब जैसे बहुत सारे जो उस टाइम के राजा थे वो क्या करते थे कि अपने बातों को या अपने जैसे वो जीते, है ना, किसी दूसरे राजा के ऊपर में जीत दर्ज करी उन्होंने, या
उन्होंने कुछ ऐसा कुछ नया अच्छा पॉलिसी चलाया जो समाज के लिए बहुत बढ़िया हो गया, है ना, या फिर कुछ ऐसा काम किया जो मतलब जिससे उनका नाम काफी बढ़ा। तो इस चीज को कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट करते थे, मतलब कहीं तो कहीं लिख के रखेंगे ना, बताएंगे ना, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको समझ पाए या देख पाए। तो उसके लिए क्या होता था, तो खम्भों पर्वत आपके पत्थरों पे लिखते थे, पत्थरों को लिख के और वो कहीं उसको लगाते थे, या फिर मंदिर बनवाते थे, गुफा को कट करके उस केव आर्टिफिशियल केव बनाते थे, उसके अंदर लिखते थे, है ना, या मंदिर उसके अंदर भी मंदिर, ऐसे भी एग्जांपल है कि गुफा के काट के उसके अंदर मंदिर बना दिया, है ना। तो इस तरह के जो जो इंस्क्रिप्शन, अब जैसे अशोक ने अशोक पिलर के बारे में आपने सुना होगा, है, अशोक स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या है, वो वही तो है, वो मोस्टली लोहा से बना होता है, वो बना हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने उकेरा हुआ है, मतलब उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है अपने विजयों के बारे में, मतलब अपनी जीत के बारे में, अपने टाइम के पॉलिसीज के बारे में, मतलब अपने बारे में बताया हुआ है, या उस टाइम के सामाजिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो इस तरह के चीजों को क्या बोलते थे, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, है ना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अशोकन एरा के जो जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोकन एरा के, है ना, अशोकन एरा के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में इसको डिसाइफर किया था, सबसे पहले जो डिसाइफर किया गया वो अशोकन इंस्क्रिप्शन को जो डिसाइफर किया गया वो क्या क्यों किया था, जेम्स ने किया था, है ना, इन क्या 1837, है ना। ये एक अंग्रेज एक ऑफिसर थे और इनको आर्कियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो ये इसके ऊपर काम करते थे काफ़ी ज़्यादा। और इन्होंने सबसे पहले अशोकन इरा के जो इंस्क्रिप्शन थे उसको डिसाइफर किया था। डिसाइफर मतलब उसको पढ़ना, मतलब वो तो प्राकृत लैंग्वेज में या संस्कृत लैंग्वेज में या पाली लैंग्वेज में उस टाइम के जो लैंग्वेज मतलब था उसमें उन्होंने लिखा था। पर आज और कुछ सिंबॉलिक भी होती है उसके अंदर, कुछ इन्फॉर्मेशन सिंबॉलिक फॉर्म में भी होता है, तो उसको समझ पाना मुश्किल होता है। तो उसको जब समझ लिया जाता है कोई भी एसेंट लैंग्वेज को या फिर एसेंट सिंबॉलिक कोई इन्फॉर्मेशन को अगर समझ लिया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं डिसाइफर करना, है ना। तो वो उन्होंने अशोकन इरा के जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे उसको डिसाइफर किया था किसने, मिस्टर जेम्स ने। कब, 1837 में। टोटल लगभग 40 अशोकन इंस्क्रिप्शन आज तक फाउंड हुआ है ना। टोटल कितना, लगभग 40 अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड हुआ है। और जनरली वो ब्राह्मी या फिर प्राकृत में लिखा हुआ था, जो मोस्ट ऑफ देम रिटेन इन ब्राह्मी एंड प्राकृत। एंड फर्स्ट फाउंड इन मेरठ इंडियन पिलर, है ना। जो मेरठ दिल्ली पिलर है वो सबसे पहले मिला था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि पिलर पे जैसे उन्होंने लिख दिया ना, अशोकन पिलर काफ़ी फेमस है, इसको अशोक स्तंभ बोलते हैं हम लोग, है ना। तो वो जो फर्स्ट फाउंड हुआ था कौन सा हुआ था, मेरठ दिल्ली पिलर फाउंड हुआ था, ठीक है। और ये उसके बाद भी और कई सारे, जैसे जूनागढ़ का रॉक एडिक्ट, है ना, और इलाहाबाद का पिलर, है ना, ये भी काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है, ये फेमस है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में दिया हुआ है जिसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। इसमें सबसे पहले देखिए 220 BC में दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन, ये जहानाबाद बिहार में है ना, बाय किंग दशरथ ग्रैंडसन ऑफ अशोक, है ना। ये जहानाबाद दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एक केव मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहाड़ को काट के भी उसके अंदर एक आर्टिफिशियल केव बनाया, फिर उसके अंदर या तो मंदिर बना दिया या कुछ ना कुछ मोन्यूमेंट बनाया और फिर उसके अंदर अपना लिखा, है ना, अपने बारे में लिखा या उन्होंने अपने उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, तो वो उसके अंदर है ना। फिर 1st सेंचुरी BC में भी हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन लिखा गया था, कहाँ, उड़ीसा में। और ये कलिंग किंग थे, है ना, खारवेल थे। कौन, कलिंग किंग। खारवेल जो थे वो कौन थे, कलिंगा के किंग थे, है ना। कलिंगा वही वाला कलिंगा जिसपे अशोक ने जब अटैक किया था और उसको जीता था, तो उसके बाद उन्होंने संन्यास ले ली थी, मतलब युद्ध नहीं करने की निर्णय ले ली थी।
वो यही कलिंगा के जो किंग थे खारवेल, उन्होंने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, ये उड़ीसा में है ना। फिर आपका मथुरा स्टोन पिलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मतलब बार ये पूछा भी गया है। मथुरा स्टोन पिलर ये किसने लिखा था? कुषाण रूलर थे, हुइस्का थे कौन? कुषाण रूलर, उन्होंने किया था। रुद्रदामन जो थे, रुद्रदामन उन्होंने जूनागढ़ या गिरनार इंस्क्रिप्शन लिखा जो गुजरात में है ना। जूनागढ़ ये गुजरात में है और रुद्रदामन थे, उन्होंने ये लिखा है। और इसको बुलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट टाइम संस्कृत में जो लॉन्ग इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी वो यही थी, है ना। रुद्रदामन द्वारा लिखा गया जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन जो संस्कृत में थी, फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन। और ये कब? 150 AD में लिखा गया था, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। फिर समुद्रगुप्त का एरन और समुद्रगुप्त का नालंदा और गाया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, है ना। कॉपर प्लेट पे देखो उन्होंने लिखा था, ये फर्स्ट टाइम लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, है। समुद्रगुप्त ने नालंदा एंड गाया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, है ना। फिर उसके बाद कुछ और राजाएं हुए, उन्होंने भी अपने अपने टाइम में अलग अलग टाइम फ्रेम में इसको लिखा है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब आ गया कॉइन, है ना। जो लास्ट वाला आपका है वो आ गया क्या? कॉइन। देखिए कॉइन भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का एक मेन हिस्सा है, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पिछले क्लासेस में भी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया थोड़ा सा कि कॉइन जो होते हैं वो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि उस टाइम में राजा किस तरह के कॉइन निकालते थे, है ना। और उससे उस टाइम के जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता था। दूसरी बात, कॉइन के ऊपर में राजा कुछ ना कुछ छपवाते थे, है ना। पहले सील वाली कॉइन आती थी ना, तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर छपवाते थे, तो उससे उस टाइम की उस चीज़ की इंपॉर्टेंसी की पता चलती थी, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन उसके बाद कई बार क्या होता था, राजा अपने विजयों के बारे में, जैसे कहीं उन्होंने किसी दूसरे जो कन्क्वायर किया, किसी दूसरे राज्य पर उन्होंने अटैक किया, जीता उसको, या उसकी लड़ाई में उन्होंने कुछ एरिया उनके अंदर आ गया, ये सब बारे में भी जानकारी वो उसके अंदर कॉइन के अंदर संक्षिप्त रूप में होती थी। तो इससे ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, एक बहुत अच्छा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, एक हिस्टोरिकल सोर्स है, जिससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है ना। तो इसको देखिए, जो इंडिजिनियस कॉइन है, वो जो शुरुआती कॉइन थे वो क्या थे? पंच मार्क्ड कॉइन थे। मैंने बताया ना कि पंच किया हुआ, मतलब मुहर की तरह, मुहर जैसा होता था, उसको पंच किया हुआ, क्योंकि उस टाइम तो अब ढलाई तो मतलब उसको तो ढाला ही जा सकता था ना, उस टाइम तो मशीन या इतना कुछ था नहीं। तो सबसे पहला जो था वो पंच किया हुआ होता था, उसके अंदर में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती थी और उसको ठप्पा जैसे मार के वो कॉइन चलता था, है ना। उसके बाद पंच मार्क कॉइन के बाद फिर धीरे धीरे जो है वो कॉइन में थोड़ा बहुत जो है इन्फॉर्मेशन और अच्छे से आने लगा, वो शार्प करने लगे, उसके एज वगैरह को प्रॉपर बनाने लगे, तो उस तरह के कॉइन्स आए, है ना। तो अब जो गुप्ता पीरियड थे वो बहुत फेमस है, गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स निकले थे, वो बहुत फेमस है ना। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए कॉइन कितने तरह के थे, एक तो सबसे पहला जो था वो तो पंच जो है पंच वाला कॉइन था, पंच मार्क कॉइन, है ना। फिर उसके बाद था इंडो बैक्टीरियन कॉइन, है ना। उसके बाद इंडो बैक्टीरियन कॉइन था, उसके बाद साका कॉइन और गुप्ता कॉइन। गुप्ता कॉइन जो था वो जनरली गोल्ड कॉइन्स होते थे, है ना। और ये सबसे अच्छे किस्म के माने जाते थे, मतलब वो प्योरिटी के हिसाब से भी और बनावट के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा था, है ना। फॉरेन कॉइन में, फॉरेन से कॉइन क्या आता था? देखिए फॉरेन से हमारा जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा चलता था रोमन्स के साथ ही, है ना। रोमन कॉइन्स ही सबसे ज़्यादा मिलता था, क्योंकि यूनान वगैरह उधर से ज़्यादा ट्रेड था, तो जो रोमन कॉइन्स थे वही सबसे ज़्यादा हमें मिलता है। तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सोर्स मिलता है। फिर हमें उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारी ट्रेड कैसे हुआ करती थी, है ना, उस टाइम के पीरियड्स हमारे कैसे थे। तो फॉरेन में जाके भी इंडियन कॉइन्स भी मिले हैं, है ना। फॉरेन में जाके भी इंडियन कॉइन्स मिले, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलता है। तो ये सब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज बेसिकली हमने हिस्टोरिकल सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स को ख़त्म किया। आगे हम इसके आगे बेसिक हिस्ट्री के पॉइंट्स में जाएंगे। और थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने इनपुट्स जरूर दीजिए, सो दैट कि और इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकता है वो हम कर पाए। थैंक यू।